सीक्वेंस। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का पढ़ना है हम लोग को। तो रियल नंबर में ये आपको इसको कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस तो एक तरह से फंक्शन होता है, मैपिंग कैसे इसका डिफाइन या डिफिनीशन क्या है। तो पहले जैसे आपको ऐसे ही ओरल एग्जांपल समझाते हैं। मान लो एक फंक्शन लेते हैं, कोई भी एक्स ले लेते हैं। एक्स एक फंक्शन मान लेते हैं और ये नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करते हैं। ओके। नेचुरल नंबर क्या है हमारा है, आपको पता है एन सेट होता है 1 2 3, और ये इनफाइनाइट सेट कंटेन करता है। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो एन से आर में मैपिंग कर रहा है सच दैट एक्स ऑफ एन इक्वल टू, मान लीजिए हमने 1/n² ले लिया, या हम ऐसा कर दें इसको n² ले लेते हैं, कुछ भी एफ एक्स लिखते हैं, यहाँ पे एक्स एन लिखते हैं। तो इस कैसे दिखेगा मैप होके, ये मैपिंग हमारा फंक्शन एक्स। तो हम अगर 1 पुट करेंगे, नेचुरल डोमेन में हमारे क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। तो 1 कहाँ पे मैप होगा, एक्स ऑफ 1 पे, और एक्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1²। 2 कहाँ मैप होगा, एक्स ऑफ 2, इट इज 2²। 4 3 ऐसे मैपिंग करेंगे तो एक्स ऑफ 3 इक्वल टू 3²। ऐसे 4 की एक्स ऑफ 4 4² एंड सो ऑन। तो ये जो मैप होके मिल रहा है 1², 2², 3², ये आर में आएगा क्योंकि रेंज सेट है। तो यहाँ पे जो रेंज सेट मिल रहा है वो है क्या, x1 x2 x3 ऐसे करके इनफाइनाइट सेट है ये। तो इनफाइनाइट सेट है ये, कैसा कलेक्शन, रेंज सेट ऑफ द आर। तो दिस सेट जो भी है इसको हम मान लो कुछ एक्स ऑफ आर मान लेते हैं, रेंज सेट ऑफ आर। ये आर जो है सिंबल है, केवल रियल नंबर नहीं है। तो आर जो है एक्स ऑफ आर जो, ये सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का। तो ये जो कलेक्शन है, इसको नोटेशन चेंज कर देते हैं। इसको हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ एक्स इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके। तो ये कलेक्शन जो है ये किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। जैसे यहाँ पे एक्स एन लिखा है वैसे 1/n² लिख लो, 1/√2n लिख लीजिए, तो ये यहीं पे आर में ही चला जाएगा। तो इसको सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करता है, डिफिनीशन क्या हो सकती है, a sequence is the mapping from natural number to real number is the collection of the range set of the real number। तो सिंपली इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफिनीशन ऑफ द सीक्वेंस ये होगी। तो ये आप नोट कर सकते हो। नोटेशन कैसे चलेगा, तो ये इसका नोटेशन है, इसको कलेक्शन का कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको कैसे नोटिफाई करते हैं, जैसे अभी आपने लिखा है एक्सएन, तो डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन इसका हम लोग यूज करते हैं। एक्सएन हो गया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सफिक्स में, और या इसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। सीक्वेंस अलग अलग टर्म में डिफाइन होती है, एक्स एन, एन इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट। ठीक है।
तो ये अलग अलग नोटेशंस हैं। और यहाँ पे इसको जब इसे डिफाइन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स आई एक्स एन बिलोंग टू 1 से इन्फिनाइट तक, एन एन के बारे में। ठीक है। तो मेनली ये और ये टर्म यूज होता है आपको सीक्वेंसेस के टर्म में। कहीं कहीं पे ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स एन। तो बस आपको मेनली क्या करना है, इसका नोटेशन मतलब समझ में आया। सीक्वेंस क्या होता है, एफएन में भी लिखते हैं फंक्शन डिफाइन, तो फंक्शन एफ से नेचुरल नंबर में डिफाइन करेंगे। एक एग्जांपल और देख सकते हो, अगर एफ ले लेते हैं फंक्शन, हमने एक्स ले रखा था नेचुरल नंबर, और एफ एन हमने ले लिया 1/n ले लिया। तो जब ये मैपिंग करेंगे इसे कैसे दिखेगा, एफ हमारा ये 1 मैप होगा क्या, एफ ऑफ 1 पे, 2 मैप होगा एफ ऑफ 2, 3 मैप होगा एफ ऑफ 3। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टर्म होंगे, इसकी वैल्यू 1, 1/2, 1/3। ये सब कहाँ आएगा, 1, 1/2, 1/3 आर में आएगा। तो ये एफ एन है, एफ एन रेंज सेट ऑफ आर है। तो यही सीक्वेंस, तो डिफिनीशन क्या होगा इस सीक्वेंस की, a sequence is the range set of the function from n to r। बस एक लाइन, a sequence is is the subset of is the subset of function है, range set of function from n to r। इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सीक्वेंस को। इसके डिफरेंट टाइप के नोटेशन भी होते हैं। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हो, द रेंज सेट of f of n to r is called sequence, is called sequence. It is denoted by fn, और यहाँ पे fn मिलेगा, या इसको x अभी पीछे हमने डिफाइन किया था xn, और xn n इक्वल टू 1 से infinite। तो मैं मैक्सिमम यही नोटेशन यूज करके, ठीक है। अब जो सीक्वेंस है वो कई तरह से सीक्वेंसेस डिफाइन करते हैं, जैसे सेट होता है, कोई सेट है बाउंडेड है कि नहीं है, अनबाउंडेड है, हमने पढ़ रखा है, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट, क्लोज सेट। ऐसे सीक्वेंसेस भी डिफाइन होते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर पे डिफाइन करते हैं। रियल नंबर हमारा पता ही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आपको यहाँ पे सारी नंबर कंटेन करता है, रियल लाइन, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, सारे नंबर आता है। तो सीक्वेंस इसी पे डिफाइन होता है। तो कोई भी सीक्वेंस का जो सेट है या सीक्वेंस है, वो जो डिफाइन है वो बाउंडेड है कि नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे, बाउंडेड अनबाउंड, इंक्रीज कर रही है, जैसे फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि ये सीक्वेंस भी एक फंक्शन है, मैपिंग होता है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा, बाउंडेड है अनबाउंडेड, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में चेक करने के लिए, मोनोटोनिक है कि नहीं है। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, कुछ एग्जाम्पल और देख सकते हैं। जैसे आप कोई एक हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस एक्स एन इक्वल टू 1
एन ले लेते हैं, और इसको कैसे कहने का सेंस क्या है, एक्स एन क्या होता है, 1 2 3 और ये इन्फिनाइट। या इसको ऐसे भी डिफाइन करके लिख देंगे, एक्स एन इक्वल टू 1/n, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो भी ये सीक्वेंस है ना, यहाँ पे ऐसे एन बराबर 1 से इन्फिनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला टर्म अगर हमें सेट निकालना है तो x1, x2, x3, x4, ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या होगा, n1 रख रहा हो तो ये सेट कैसा दिखेगा, यानी आपको जो xn लिखना था वो सीक्वेंस किस तरह से दिख रही है, सेट है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे ये इन्फिनाइट तक ये सेट है। कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। तो ये जो इनफाइनाइट सेट है ये बाउंडेड है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, बाउंडेड अनबाउंडेड। तो बाउंडेड अनबाउंडेड चेक करने के लिए आपकी सीक्वेंस की डिफिनीशन, कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होगी, जब दोनों बाउंड एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअल में क्या होता है, दो बाउंड होते हैं, बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो। बिलो मतलब सेट के लोअर में क्या है, अपर में क्या है, क्योंकि लाइन पे मान लो जैसे कोई इंटरवल अगर आप डिफाइन करते हैं 0 से मान लो 2 में, तो ये बाउंडेड क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में। तो लोअर से सबसे बड़ा क्या है, 0 है, और इससे अपर में सबसे छोटा क्या है, 2 है। तो 2 को बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, मतलब सबसे छोटा है। तो लिस्ट है, इसके बाद भी 3 4 5 बहुत सारे आएंगे। सबसे छोटा क्या है, 2 है, 2 इज द लिस्ट अपर बाउंड। और इधर क्या है, 0 सबसे बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यानी अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो जो होगा आपको क्या होगा, आपको बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाउंडेड दिखाना है तो लोअर से 0, अपर से इस तरह से, यानी ये एक एग्जांपल लेके बता रहा था। ऐसे ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, तो पहले आपको डिफिनीशन लिखवा देते हैं, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड सीक्वेंस का। ओके, तो लिखिए। सीक्वेंसेस भी बहुत सारी टाइप की सीक्वेंसेस होती हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस। तो उसमें से एक टाइप ये भी है बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब आपको देखिए, इन मोनोटोनिक सीक्वेंस हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। कांस्टेंट सीक्वेंस एक क्या होता है वो थोड़ा बता दे फिर आगे बढ़ते। एक वर्ड यूज होता है कांस्टेंट सीक्वेंस। किसी को कहीं डाउट लगे तो जरूर पूछना है, ऐसे नहीं कि नहीं बोलना है ना, कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो रिकॉल कर सकते। तो कांस्टेंट सीक्वेंस क्या है, तो हम ऐसा इसको एक लाइन में डिफाइन करते हैं, सीक्वेंस लेट एक्सएन बी ए सीक्वेंस एक्सएन सेट टू बी कांस्टेंट सीक्वेंस इफ कुछ कंडीशन, तो मैं इफ वाली लिख दे रहा हूँ, लैंग्वेज उतना क्या लिखने की जरूर, कंपटीशन पाओ। एक्सएन इक्वल टू मान लो कोई सी है, और फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सी इज, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट है। तो आपको ये दिख रहा होगा, n1 रखेंगे तब भी सी रहेगा, n2 रखेंगे तब भी, यानी इसके टर्म क्या चलेंगे, सी 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 ऐसे करके इनफिनिट तक ये होगा। अगर मान लो सी की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, यानी इसका मतलब एक्स एन क्या हो गया, 2 फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब इसके जो टर्म होंगे वो क्या होंगे, 2 2 2 ऐसे कर। तो ये आपको क्या हो गया, ये कांस्टेंट सीक्वेंस, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल, a sequence is said to be constant if xn equal to c, इतना बस ये है कांस्टेंट सीक्वेंस। ओके, अब आपको बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस के लिए हमको बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव, मतलब लोअर बाउंड अपर बाउंड सर्च करना है। चलिए देखिए, तो पहले डिफिनीशन लिखते हैं बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। A sequence
is said to be bounded below if देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, इसको लैंग्वेज में ना लिखिए। इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर स्मॉल एम बिलोंग टू आर such that that xn जो सीक्वेंस के सारे टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर लाइन पे सीक्वेंस लाइन पे लाई करेगी ना, क्योंकि सीक्वेंस रियल नंबर है, रियल नंबर तो लाइन का ही होगा। मान लो यहाँ पे कोई एम है और हमारा सीक्वेंस का जो सेट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे ए एक्स एन का सेट बना हुआ, तो x1 वाला जो टर्म होगा यहाँ पे मान लो यही है, m के बराबर हो, तब भी ये सारे xn के टर्म जो हैं, ये x1 है मान लो, x2 x3 x4, यहाँ पे xn के सारे टर्म जो है वो m से ग्रेटर होंगे, तो m बिलो हो गया ना, बाउंडेड बिलो। तो m इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ ये कंडीशन होल्ड होगी, तो कॉपी कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा है इसी तरह से बाउंडेड एबव। अगला डिफिनीशन बाउंडेड एबव। तो बाउंडेड एबव क्या होता है, अ सीक्वेंस is said to be bounded above a sequence is said to be bounded above if there exists a real number capital M belong to real R such that xn जो है उसके सारे टर्म लेस आर इक्वल टू कैपिटल M for all x belong to real sorry for all n belong to नेचुरल नंबर। एन वन पुट करो, इसका मतलब ये हुआ जो रियल लाइन पे अगर हम कोई भी सीक्वेंस यहाँ तक मान लो उसके टर्म है या इनफाइनाइट तक है जो भी है, तो इधर क्या हो रहा है कि मान लो x1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, x2 टर्म आया, x3 आ गया, x4 आ गया, ये सारा ये xn है हाईएस्ट। तो ये हो सकता है अनबाउंडेड इधर भी जा रहे हो सीक्वेंस, कंफर्म नहीं है, लेकिन हम सर्च करते हैं कि रियल लाइन पे कहीं पे एक कैपिटल एम लेके आ जाना है। अब ये हो सकता हो x1 इधर कहीं हो, इनफाइनाइट की तरफ भाग रहा हो, यही मिल जाए, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो वो अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको दिखेगा। तो मान लो यहीं पे है, इसके एक्सएन वाले सारे टर्म देखिए, इधर वाले सारे छोटे हैं, एक्सएन के सारे टर्म x1 x2 x3 एम से छोटा था, यानी है ना, एम क्या है, अपर बाउंड हो गया। एम इसको क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या है, बाउंडेड हो गया, बाउंडेड एबव बाई कैपिटल एम। द सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव बाई कैपिटल एम बोलते हैं इसको। ओके। प्रीवियस वाले में जो बताया था ये लोअर बाउंड इसको बोलते हैं, लोअर बाउंड। अपर बाउंड लोअर बाउंड ये नेम होता है सेट में। तो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी। तो कोई सीक्वेंस अभी तो बाउंडेड लो बाउंडेड एबव पढ़ रहे थे, और ये भी आता है लैंग्वेज में ऑप्शन में कि बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव है, या बाउंडेड है। तो अब अगला आप लिखिए बाउंडेड सीक्वेंस क्या हो गए। तो बाउंडेड सीक्वेंस के कुछ है नहीं, जो आप ये डिफिनीशन लिख लिए उसी बाउंडेड सीक्वेंस। इज
said to be bounded if it is bounded above as well as bounded below. That is x जो है, अभी जो हमने एक्सएन बताया था, बाउंडेड बिलो बाई स्मॉल एम था, बाउंडेड एबव बाई क्या था, कैपिटल एम, फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल। तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई, बाउंडेड। बाउंडेड अभी पीछे बाउंडेड बिलो बाई हमने स्मॉल एम लिया था, बाउंडेड एबव बाई कैपिटल एम, इसके सारे टर्म इसी के बीच में एक्सएन लाई करेंगे, है ना। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कोई सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं है। आप सब लोगों से एक मैं करके बता देता हूँ, बाकी अब बताइए। हम एग्जाम्पल 1 में कंसीडर करते हैं कोई सीक्वेंस को, एक्सएन हम मान लेते हैं एक्सएन इक्वल टू 1/n² ले लेते हैं, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अभी देखो इसके टर्म लिखना शुरू करो, टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, n1 पुट करना है, 2 पुट करोगे तो 2², 3², 4², ऐसे ही इनफाइनाइट आएगा, एन इन्फिनिटी तक जाएंगे, नेचुरल नंबर जहां तक जाए वहां तक, डोमेन जहां तक एग्जिस्ट करे वहां तक पुट करेंगे। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन ये जो सीक्वेंस का है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। सो हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 भी और 4 भी, तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आप देख रहे हो रियल लाइन पे अगर पुट भी करते हो तो 1 का स्क्वायर मान लो इधर है, ठीक है, आप इधर 1 है, फिर वो उसका 4 आएगा, फिर 9 है, इसे 16 है, अगला टर्म ऐसे बढ़ता जाता। तो ये अपर बाउंड कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, कोई रियल नंबर नहीं है जो इसके टर्म को छोटा कर सके, लेकिन बिलो इससे सबसे छोटा ये है, तो ये सीक्वेंस एबव वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बिलो है। तो बाउंडेड बिलो वाला टर्म है, एबव वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो दिस सीक्वेंस एक्सएन इज बाउंडेड बिलो बाई 1, बट क्या, नॉट एबव। तो अगर कोई सीक्वेंस दोनों बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो, अपर बाउंड लोअर बाउंड, मतलब बाउंडेड बिलो भी हो बाउंडेड एबव भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। तो इस सीक्वेंस दिस इंप्लाइज एक्सएन इज नॉट बाउंडेड। तो नॉट बाउंडेड नहीं लैंग्वेज में लिखते हैं, एक्सएन इज अनबाउंडेड लैंग्वेज में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बाउंडेड नहीं होगी तो अनबाउंडेड। तो एक्सएन इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, आ गया समझ में। और सबसे आसान तरीका, जैसे मान लीजिए आपको बाउंडेड चेक ही करना है, तो ओरल दिख रहा होगा, n1 पुट करेंगे, इसके बाद सारे टर्म बढ़ रहे हैं, इन्फिनिटी पे क्या आएगा इसकी वैल्यू, भाई इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों कोई नंबर होती नहीं है, ये सिंबल डज नॉट एग्जिस्ट को शो करता है। इसका मतलब अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करेगा, माइनस में रहेगा, -n² होगा, तो ये 1 से लेकर इधर माइनस होना शुरू होगा, तो एबव बाई कितना होगा, -1, और बिलो होगा ही नहीं अगर यही माइनस लगा दे तो लिमिट निकाल लेना, इन्फिनिटी रख के वैल्यू निकाल लेंगे, वो सिंपल आ जाएगा, इसमें लिमिट लगा दो इन्फिनिटी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। आपको ये एक्स एन हम डिफाइन करते हैं, 1/n ले लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बताइए कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड। सर बाउंडेड है। बाउंडेड है। हाँ। ओके, तो यहाँ पे
कैसे चेक कर लिए कि जैसे मान लो अभी इसके टर्म अगर लिखते भी हो तो आपको ओरल दिख रहा होगा, 1, 1/2, 1/3। और ये इन्फानाइट पे तो इन्फिनिटी अगर पुट करते थे जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे जीरो आ रहा होगा, और इसके बाद मान लो 1 बाई लास्ट में 1 है, इधर 1 है। 1/2 मतलब पॉइंट ही छोटा होता जा रहा, 1/2 यहाँ आएगा। ठीक है। और इसके बाद 1/3, 1/4, इसके सारे टर्म इसी के बीच में लाई करेंगे, 0 से 1 के बीच में। सीक्वेंस के सारे टर्म 0 से 1 के बीच में है कि नहीं है? इन्फिनिटी पे जीरो हो जा रहा है, तो जीरो तो इधर थोड़ा आएगा 1 के बाद। तो ये 0 और 1, तो इसका मतलब सीक्वेंस ऐसे आके डिक्रीज करना शुरू हो रही थी, 1 से स्टार्ट होके 0 पे जाके फिनिश हो रही। तो बाउंडेड बिलो बाई 0, बाउंडेड एबव बाई 1। तो सीक्वेंस इज क्या हो गई? बाउंडेड। अपर बाउंड 1 है, लोअर बाउंड 0, यानी बाउंडेड है। तो इस सीक्वेंस इज बाउंडेड, एक्सएन इज बाउंडेड। किसके बीच में? 0 पे ओपन रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 0 लिमिट पॉइंट है, लिमिट निकालने के बाद आ रहा है। इन्फिनिटी कोई नंबर तो होती नहीं है, तो ये डोमेन में था ही नहीं, और ये 1 रख पा रहे थे। तो बाउंडेड बिलो बाई क्या? 0, बाउंडेड एबव बाई 1। दिस इंप्लाइज एक्सएन इज बाउंडेड। ठीक है। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गई। अगला एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बारे में क्या ख्याल? ये भी एक सीक्वेंस है, ऐसा नहीं टर्म ऐसा नहीं ले सकते। ये सीक्वेंस कैसी होगी? बाउंडेड है कि अनबाउंडेड? अनबाउंडेड सर। अच्छा, और लोग बोलिए। सर से बाउंडेड बिलो होगा, अबव नहीं अच्छा, होगा। ये बब नहीं होगा। नहीं। देख लो, एबब वैसे ही दिख रहा है, ओरल ही नहीं होगा, क्योंकि बाउंडेड बिलो बाई कितना होगा? n1 रखेंगे तो कितना आएगा? 6/5। 3 + 6/5 आ रहा। अच्छा, तो ये 6/5 बिलो वाला हो गया। एबव एन इन्फिनिटी रखो यार। देखो, ये n1 रखा करो, फिर n सीधे इन्फिनिटी, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से ही पता चलता है। इन्फिनिटी पे लिमिट निकालो ना, तो ये आप ये दिमाग में रखो कि हमको लिमिट निकालना है इसका, बस। तो 3n² + 2n + 1/n। ऐसे n अगर ऊपर टर्म बड़ा है तो कॉमन लेके काटोगे तब भी ये इन्फिनिटी ही आएगा। आपको लिमिट का एक मैं रिजल्ट बता देता हूँ, नोट कर लो, हमेशा सीक्वेंस में काम आएगा। जैसे मान लो एक फंक्शन है f1 n का, और f2 फंक्शन है am का। इसका लिमिट निकालना चाह रहा हूँ, ऊपर n है नीचे m है। अगर यहाँ पे n ग्रेटर देन m होगा, सॉरी, दोनों n ही में चलेंगे, लेकिन n1 n2 कर दे। अच्छा, दोनों n में ही ऊपर नीचे ना, तो n1 n2 कर देते। मान लो n1 ग्रेटर देन n2 है, फंक्शन है n में ही रहेगा, अलग फंक्शन ही अलग। तो इस केस में लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। और करके भी देख डायरेक्ट, यहाँ पे लिमिट इनफाइनाइट पे सॉल्व करना आसान रहता है। केवल इन्फिनी ऊपर हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे, नीचे से तो ऊपर n बचा रहेगा। दूसरा है कि n2 अगर लेस देन n1 हो जाए, नीचे वाला बड़ा हो जाए, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये दे।
और अगर n1 इक्वल टू n2 है तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व क्या करेंगे, जो हाईएस्ट कोफिशिएंट इधर दिया हो और इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट जो हो उसको अपान में कर लेंगे। तो इसको हम अगर डिफाइन करें, मान लो ये ए नॉट एक्स की पावर एन पावर समथिंग है और ऐसे चल रहा होगा, और यहाँ पे बी नॉट है एन की पावर समथिंग हाईएस्ट पावर है, जो भी हाईएस्ट पावर हो इधर, तो उस केस में ए नॉट अपान बी नॉट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो हम ये स्क्वायर कर दें 4 कर दें तो इक्वल हो गया, तो 3/4 आंसर डायरेक्ट है, मतलब कुछ करना नहीं। तो ये लॉजिक है, ट्रिक, चूरन इसको बोलता हूँ मैं ये। ठीक है, तो ये आपको फिलहाल दिया नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, इन्फिनिटी आ रहा है, तो अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लोअर बाउंड कितना है, 5/6 है, तो बाउंडेड बिलो बट नॉट एबव सिंस दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, तो दिया गिवन सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। ओके, एनीवन डाउट? तो ये जो आपको मेथड एक और बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कुछ एक दो एग्जांपल और कुछ कर लीजिए, फिर नया बात। n+1/n कैसा सीक्वेंस है? बाउंडेड की अनबाउंडेड? बाउंडेड है सर। बाउंडेड होगा सर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, n1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। और इन्फिनिटी पे लिमिट क्या आएगी, यहाँ 1। कोफिशिएंट 1 इधर 1, तो 1 हो जाएगा, डायरेक्ट बता सकते। इसका इसका कोफिशिएंट बस लिख लिया करो, 1/1 1 आ गया। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड है, एक्सएन 1 से 2 के बीच में पॉइंट लाई करेगा। तो ये कैसी सीक्वेंस है, एक्सएन बाउंडेड सीक्वेंस। किसी को डाउट? लिमिट। अब हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंसेस आपको बहुत अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गया कि बाउंडेड अनबाउंडेड कैसे चेक कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक सीक्वेंस ऐसा आ जाए, मान लो ये तो है अलजेब्रा टाइप का, आपको कुछ एक और मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। एक्सएन हमने जो डिफाइन करा है, ये 2 की पावर n अपान फैक्टोरियल n हमने मान लो लिख दिया, n फैक्टोरियल, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसको आप चेक करके बताइए बाउंडेड है कि नहीं। ये सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं चेक करिए। बाउंडेड है सर। हम्म, हाँ, कैसे चेक किए? लिमिट निकाल लिए इन्फिनिटी पे, तो हम्म, इन्फिनिटी पे तो बाउंडेड आ रहा है। तो यहाँ इन्फिनिटी लिमिट कैसे निकालोगे, मतलब ये तो पिछला जो रिजल्ट बताया वो तो नहीं आएगा, डायरेक्ट लिमिट निकलेगी नहीं। नहीं, वो ए एन प्लस फिर वन अपान ए एन करके निकालते हैं, वही लिमिट आती है ना। अच्छा, हम्म। दो इस तरह से क्वेश्चन आगे अभी हम आएगा। इसमें इस तरह कोई भी स्पेशल टाइप फंक्शन है, देखिए आपके हर बार नया कुछ बताता हूँ। पिछला वाले क्वेश्चन में इसमें था क्या, पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन ऊपर नीचे दिया है, तो इसका लिमिट मैंने बोला अगर ऊपर वाला डिग्री ज्यादा है n में तो इनफाइनाइट कर लो,
नीचे वाला ज्यादा है तो जीरो होगा, क्योंकि एन नीचे आएगा बड़ा तो इन्फिनिटी रखोगे तो जीरो बना देगा। इक्वल है तो उनके जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है उसको आप 3/1 लिख लीजिए, ऐसे कर। तो ये है। लेकिन अगर कुछ स्पेशल टाइप का फंक्शन आए, जैसे इधर था फैक्टोरियल आए, पावर में आए, सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस कुछ आता है, उस केस में लिमिट मतलब फैक्टोरियल ज्यादातर पावर में यही मिलता है। फैक्टोरियल वगैरह आता है तो कैसे ले, तो जो सीक्वेंस दिया है उसका अगला टर्म निकाल के डिवाइड करके फिर लिमिट लेते हैं। जैसे इसको एक्सएन तो हमको यही दिया है तो एक्सएन+1 निकाल लेंगे। एक्सएन+1 क्या आएगा, 2 की पावर n+1 अपान n+1 का फैक्टोरियल। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, xn+1 अपान xn कर देंगे। अब इससे आप डिवाइड करोगे तो xn+1 है 2 की पावर n+1 अपान n+1 का फैक्टोरियल, और इसमें क्या है 2 की पावर n अपान n फैक्टोरियल। तो यह आ जाएगा आपको 2 की पावर n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपान फर्स्ट का लास्ट में, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो n+1 का फैक्टोरियल और इंटू 2 की पावर n। तो एक 2 की पावर n से ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा इधर, इसको एक्सपेंड कर दो तो ये क्या आ जाएगा 2/n+1 आएगा। n+1 बाहर आएगा तो फैक्टोरियल n आएगा यहाँ पे, इससे कट जाएगा। अब यहाँ लिमिट लिख सकते हैं, तो जो xn+1 अपान xn है इसमें लिमिट लगा देंगे n टेंडिंग इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो हो जाएगी। 2 अपान ये देखिए नीचे पावर बढ़ी तो जीरो आ गया। तो आपको इस जीरो आ गया, अगर ये फाइनाइट वैल्यू आती है और एक से छोटा है, ये जो रेशियो है उसको कुछ नाम देते हैं, ये जो आई इसकी वैल्यू, ठीक है, मॉड करके होता है, या ऐसे ही नॉर्मल निकाल लीजिए, या मॉड्यूलस लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसकी जो वैल्यू आती है आपको, उसको क्या करते हैं, एल मान लेते। एल जो है ये अगर एक से छोटा आ जाए, एल हमारा जीरो आ गया है, इसको लिमिट है तो एल मान लिए। एल की जो वैल्यू है ये अगर एक से छोटी आ जाए, mod 1 < 1 आ जाए, दिस इम्प्लाइज, इसको हम एल मानते हैं। एल निकाल लिया हमने, एल जीरो आ गया, एक से छोटा है तो सीक्वेंस ये जो है ये बाउंडेड हो गई, अदरवाइज बाउंडेड नहीं होगी। कुछ स्पेशल टाइप का है, मतलब फैक्टोरियल वगैरह पावर में हो, एल निकाल लो, xn+1 अपान xn, एल एक से छोटा आ जाए तो हम xn इज बाउंडेड बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ट्रिक आप नोट कर। तो ये हर बार कुछ नहीं बताया अभी, दो तीन में, तो ये आ सकता है ऐसा क्वेश्चन की बाउंडेड है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो एक लॉजिक यहाँ पे भी मिल गया। अब देखो बाउंडेड है, सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हम तो कहने वाले थे सर आवाज नहीं आ रही, सर ने खुद लीव कर दिया। हाँ भैया वही है इधर भी। अरे यार, क्या बताए। देखिए अभी आते होंगे शायद सर।
ये अचानक क्या हो गया था इसको? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। पता नहीं क्या हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया, कट गया था क्या? हाँ सर, आप लीव हो गए थे। मैं लीव हो गया था। हम तो लिखने में व्यस्त थे। अच्छा, बोर्ड जब ओपन कर लेते हैं ना, तो मुझे कुछ नहीं पता चलता, मुझे खाली बोर्ड दिखता है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे खुद नहीं पता रहता है। तो हम पढ़ाने में मस्त रहते हैं। तो वो यहाँ पे ऐसे कर रखे हैं, तो ये मेरा फेस नहीं दिखता, वो तुमको लोगों को पता नहीं दिखता कि नहीं दिखता है, क्या होता है। आप लोग भी नहीं दिखते, खाली हम बोर्ड पे देखते। तो बोर्ड ओपन करने के बाद वहीं पे तो हमें जब कुछ आवाज आई है तो मुझे लगा कट हो गया, अपने आप कट गया। अच्छा, ओके, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, उसको देखते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंसेस में हम लोग जो डिफाइन करते हैं, इसमें आपको इंक्रीजिंग सर शेयर डिक्रीजिंग करिए। सीक्वेंस। क्या? सर, बोर्ड सर कहाँ है? स्क्रीन। अच्छा, शेयर नहीं किए? ओ, अच्छा, अपने आप कट गया था मैं, ये बात है। ठीक है। मोनोटोनिक सीक्वेंस, तो मोनोटोन का मतलब जैसे फंक्शन जो होता, फंक्शन सीक्वेंस भी एक तरह से फंक्शन है। तो फंक्शन मोनोटोनिक होता है कि नहीं होता है? मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग अदर डिक्रीजिंग। तो ऐसे सीक्वेंसेस जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, कोई भी सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रहे हैं, उसको कैसे डिफाइन करें? देखो, ये जो हम अभी जो लेक्चर ले रहे हैं, ये बेसिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये नहीं है तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। आगे हमारा मेन है कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस। तो सीक्वेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आराम से कूल होके पढ़ते रहो। और इसमें से मैथमेटिक्स बच्चों चाहे स्टैट्स की, ये 20 मार्क्स मिनिमम मान के चलो, 17, 18, 20 नंबर का आता है। एक टॉपिक से इतना मार्क्स उठाना बहुत बहुत इजी भी है। और सही से पढ़ोगे, जो डाउट हो क्लियर करते रहो, पूछते रहना, अलग से भी पूछो, क्लास में भी पूछो। अभी तो बेसिक ही चीजें हैं, लेकिन आना जरूरी, कहीं कोई डाउट लगे तो जरूर पूछिएगा आप, है ना, पूछने से कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोनोटोनिक, तो मोनोटोनिक सीक्वेंसेस क्या होती हैं? मैंने बता रहा था, फंक्शन जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, वैसे सीक्वेंसेस भी इंक्रीज डिक्रीज करें, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ द फंक्शन है। तो डिफाइन करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंसेस में, अलग अलग नेम है इसके। डिक्रीजिंग सीक्वेंस पहला है, चार टाइप की होती डिक्रीजिंग सीक्वेंस, या इसको नॉन इंक्रीजिंग भी नाम देते हैं, नॉन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलिए, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो कोई सीक्वेंस आपको नॉन इंक्रीजिंग है कब? डिक्रीजिंग लिया हमने, तो आपको नॉन इंक्रीजिंग। तो लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस, बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स। एक्शन इज
said to be said to be non increasing or decreasing sequence. इफ कंडीशन क्या होती है, एक्सएन जो हो, एक्सएन प्लस वन के सारे टर्म एक्सएन से बड़े, फॉर ऑल एन बिलोंग। जैसे ऐसा ग्राफिकली देखेंगे ना तो कैसे दिखेगा, कोई सीक्वेंस ऐसे आ रही थी, डिक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे आएगी, लेकिन ये नॉन है, मतलब कुछ टर्म इक्वल भी हो रहे होंगे, ऐसे करके बढ़े, ये है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है, इसका एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन एक्स। इसके टर्म लिखोगे तो एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन, एक्स थ्री ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो यार इंक्रीजिंग का हो रहा है उल्टा क्या, हो गया। यस उल्टा सर। लिख दिया है। यहाँ साइन लेस आर इक्वल, अब ठीक, वही बोल रहे थे, अब एक्स वन जो है एक्स टू से छोटा होगा तभी तो नीचे आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स टू एक्स वन से छोटा है तो एक्स वन बड़ा होगा, एक्स टू नीचे आएगा, फिर एक्स थ्री वाला फिर टर्म आएगा, हो सकता है कहीं कहीं इक्वल लगा तो इक्वल वाले ग्राफ दिखा रहा है, कहीं कहीं इक्वल। तो ये इस तरह से आपको डिक्रीजिंग सीक्वेंस या नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस डिफाइन होता है। इसके एग्जाम्पल भी अभी हम लोग एक साथ कर लेंगे, पहले डिफिनीशन सबका लिख लेते हैं, फिर अगला हमारा है, या लिखते जाइए एग्जाम्पल इसमें कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे वन ले लीजिए और अगला टर्म वन है, फिर टू, वन बाई टू ले लेते हैं, वन बाई टू हो गया, थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, ऐसे टर्म ये डिक्रीज हो रही है, बाहर जा रही है ना। तो आपको इक्वल भी आ रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो ये इस तरह से एक सीक्वेंस है जो आपको कैसी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है आपको इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, इसको नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं। नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो लेट एक्सएन बी अ सीक्वेंस, xn is called increasing sequence if xn plus 1 greater than equal to xn for all n belong to natural। ठीक, तो इसमें क्या कर रहा है कि इसके सारे टर्म इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज का मतलब यहाँ से चलेगी, कुछ ऐसे टर्म आते रहे, ठीक है, बढ़ रही है। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो एक सेट ऐसा ले लें, वन ले लिया, फिर टू, टू, थ्री, 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 ऐसे टर्म इसके बढ़ना शुरू हो, कुछ इक्वल हो रही है। ये एग्जाम्पल आप, ये ग्राफ एक्स वन एक्स टू से बड़ा है, एक्स टू एक्स थ्री से, तो बढ़ता रहा है ना, इसके टर्म ऐसे ही तो बढ़ रहा है, एक्स वन, सॉरी, एक्स वन ऐसे, ये सारे बढ़ते ही जा रहे हैं, इसका मतलब यही। ओके, अब आता है आपको यहाँ पे एक वर्ड, थर्ड नंबर, थर्ड में हमारा है स्ट्रिक्टली वर्ड जुड़ जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
स्ट्रिक्टली का मतलब इक्वल नहीं रहेगा, जहां पे इंक्रीजिंग था वहां इक्वल नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली मतलब सीधा सीधा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे डिफाइन करेंगे? तो पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। लेट एक्शन इज अ सीक्वेंस। तो एक्शन इज कॉल्ड strictly increasing if xn प्लस वन वाले जो टर्म है वो xn से बड़े हो, इक्वल नहीं हो, बस। इसका मतलब आपको सीधा सीधा पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या ले सकते हैं? इसका ग्राफ भी देखोगे तो ऐसे आएगा, सीधे सीधे सीक्वेंस इंक्रीज। और इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आप एन स्क्वायर लिख लो। एन स्क्वायर तो एन कुछ भी रखोगे बड़ा मिलेगा। जैसे वन रखेंगे फिर फोर आएगा, नाइन आएगा, इसके टर्म बढ़ते ही रहेंगे। कहाँ इक्वल आएगा? कहीं पे एक भी पॉइंट पे इक्वल नहीं मिलेगा। ठीक है, या वन टू थ्री ऐसे कुछ भी डाल दो यार। तो बहुत सारे इंक्रीजिंग है सीक्वेंस के, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एग्जाम्पल मिल जाए आप। अगला हमारा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये डिक्रीज करना वन बाई एन, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाए। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वन बाई एन। तो वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री सारे टर्म डाउन होते जा रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया, आपको कोई भी सीक्वेंस इंक्रीजिंग डिक्रीज कब होगी कब नहीं होगी, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं सीक्वेंसेस को। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। तो बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो कुछ एग्जाम्पल इसके भी करा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप सीक्वेंस बताइए कैसी है ये। पहला वाला सीक्वेंस कैसी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? सर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, वो भी स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हम्म
इसके बारे में बताइए। पहला वाला तो आपको ये मोनोटोनिक अगर वर्ड जुड़ जाएगा तो स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोल सकते हो इसको। तो वहाँ स्ट्रिक्टली और वो सब नॉन वाला नहीं वर्ड लिखेंगे, तो अगर मोनोटोनिक लिखते तो ये मोनोटोनिक क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक, और वैसे लिखेंगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ बोलिए, सेकंड वाला बताइए कैसे करेंगे। अनबाउंडेड है सर क्या? अरे मैं मोनोटोनिक की बात कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। सर इंक्रीजिंग है। कैसे चेक कर सर रहे हो? अगर सर सर अगर वो ए की वैल्यू हम्म। सर ये सर रेशियो हाँ इंक्रीजिंग टेस्टिंग वो, होगा। किया था। सर रेशियो हाँ टेस्टिंग हाँ। किया था तो आया था n+1/a। तो अगर n की हम्म वैल्यू पुट करेंगे तो फिर वो इंक्रीजिंग आएगा, और a की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी, तो उसको हम लोग कॉमन हम्म। ले सकते हैं। सर अगर ए की और वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये जो हम्म, होगा वो डिक्रीजिंग होगा, और अगर लेस देन 1 है तो इंक्रीजिंग होगा। ए की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ई की वैल्यू तो जीरो से बड़ी ली है हमने। हाँ सर, 1 से अगर बड़ी होगी ए की वैल्यू तो फिर ये डिक्रीजिंग होगा, और अगर सर 1 से छोटी होगी तो फिर ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा, ए पे डिपेंड करने लग रहा है। चलो, तो हमने बोला था ऐसा कोई क्वेश्चन आया, और जो अभी डिफिनीशन में हम लोग जो देख रहे थे उसमें xn+1 और ग्रेटर लेस है, इसका मतलब हम कोई भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो xn+1 अपान xn निकाल लें। तो xn+1 टर्म क्या हो जाएगा इसका, n+1 का फैक्टोरियल अपान a पावर n+1, और अपान xn भी कर लें तो इसके अपान में n फैक्टोरियल और a पावर n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a पावर n इंटू n+1 का फैक्टोरियल अपान a पावर n+1 इंटू फैक्टोरियल n। तो यहाँ से a पावर n गायब हो गया, a आया, n+1 अपान a आ गया, तो n+1 अपान a। ठीक, हम जानबूझ के थोड़ा क्वेश्चन बना, मतलब आपको देते हैं तो कुछ भी बन जाता है, और अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब देखो दो दो यहाँ पे काम चीज, अगर ये नहीं रहता तो हम यहाँ मान लो 2 रहता तो n की वैल्यू रख के यहाँ डिसाइड करते, इसमें रिलेशन लेके आएंगे, एक से बड़ा एक से छोटा यहाँ चेक करते हैं। तो टर्म हम रखते जाएंगे। अब हमारे पास n मान लो, हम तो पता ही रहता क्या रखना है, n1 रखोगे तो 2 आएगा, 2/a, 3/a, 4/a, 5/a, तो ये टर्म मिलेगा इसका। हम एक से बड़ा एक से छोटा यहाँ डिसाइड करेंगे तभी रिलेशन आएगा। तो a की वैल्यू हमारी, अगर हम मान लो 0 से बड़ा ले रखे, a1 रख ले और n1 भी रखोगे तो कितना आएगा, 2/1 तो हो गया। और n अगला, a1 फिक्स कर दिए, तो अगला में रखोगे तो वो क्या आएगा, फिर a इक्वल टू, अगर हम 1 रख दे रहे हैं तो 3 आ रहा है, इसका मतलब टर्म बढ़ रहा है धीरे धीरे। और यहीं पे अगर हम, मतलब समझ रहे हो ना, ये एक से बड़ा आना शुरू होगा जब a1 होगा तो एक से बड़ा मतलब a वाला जो टर्म आ रहा है वो एक से बड़ा आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो xn+1 है अपान xn है, ये एक से बड़ा आएगा कब, जब a पे डिपेंड कर रहा है, a1 हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये xn+1, इसको इधर लेके चले जाओ, ग्रेटर देन xn, ये कौन सा साइन इंडिकेट करता है, इंक्रीजिंग का ना।
तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस को कब, जब ये 1 होता। अगर ये नहीं रहता है मान लो वहां पे, तो तब तो बहुत आसान क्वेश्चन अभी दे देंगे क्वेश्चन करने के लिए। अब ये आ गया है तो ए पे फिर अब एक पे है, एक से बड़ा लो, 2 ले लो इधर, तो क्या मिलेगा, तो हम इधर लिख लेते हैं एक बार, एक्स एन प्लस 1/xn, ये आ रहा है n प्लस 1/a। हम a को 1 लिए तो आपको इंक्रीजिंग मिल गया, स्टिली इंक्रीजिंग। ए अगर 2 ले लेते हैं, मान लो 2 ले लें, 3 ले लें, n आप फिर से पुट करो, एक से बड़ा ले लेते हैं, 2 रखो, तो 2/2 n1 रखेंगे तो 2/2 1 मिला, ठीक है। 3/2 और 7। अगर 3/2, 3/2 मतलब 1 से बड़ा आ रहा है ना। यस फिर सर। अगला आगे, आगे रखोगे तो क्या आएगा, n इक्वल 5/2 टू 3 पे सर, क्या, वो 3 4 4, n इक्वल टू 3 पे सर 4/2 आएगा तो 2 हो जाएगा। हाँ बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस सर। हाँ तो कुछ टर्म इक्वल आ रहा है, एन जो है यहाँ पे ये रिलेशन कह रहा है कि जब ए 2 से बड़ा होगा और ये 3 ले ले तो n1 क्या आएगा, तो यहाँ पे 2/3। ए कन वहां पे आपको फिर ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ए ग्रेटर देन 1 है, ए लेस देन 1 है, क्या है तो बताएंगे, तो हम इसके क्वेश्चन कई बन जाएंगे। अब देखो एन, अगर हम ए 2 ले लेते हैं ना, 2 ले लेते हैं, तो 2 पे क्या आ रहा है, ये 1 भी आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है, एक्स एन प्लस 1/xn ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, 1 या 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये इधर जाएगा, तो एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन प्लस 1, एक्स एन प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स एन, तो ये इंक्रीजिंग आ जा रहा है और 1 पे स्ट्रिक्टली आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ये कंफ्यूज नहीं होना, जहां जहां जो जरूरत है ए से, तो मैं ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसा हो गया टिपिकल टाइप का, ए पे डिपेंड करने लग रहा। मैं क्वेश्चन एक और देता हूँ, आप ऐसे ही करके देखिए, इजी आ जाएगा। सर क्वेश्चन ग्रेटर देन जीरो, एग्जाम्पल, सर ग्रेटर देन जीरो पे इंक्रीजिंग ही आ रहा है, चाहे 1 से नहीं मतलब है सर यहाँ पे। नहीं ए पे डिपेंड करेगा बेटा, ए ग्रेटर देन 0 उसमें भी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, आर्बिट्री है ना। नहीं सर, तब भी तो अभी देखो, कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो अरे जीरो मतलब यार अभी increasing देखो है। ए वन लिए हैं तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, ए टू ले रहे हो तो इंक्रीजिंग हो जा रहा है, ग्रेटर देन सीक्वेंस के टर्म नहीं बदल जाएंगे, सीक्वेंस चेंज हो जाएगी तुम्हारी, नहीं समझ रहा, समझ गया ये अलग रेशियो माने लगेगा, तो ए की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, जी। करेगा, इंक्रीजिंग आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, सही है। एक से छोटा अगर रखेंगे तो भी आना चाहिए इंक्रीजिंग। सर 1/2 मैं रख लीजिए। क्वेश्चन दूसरा, जी दूसरा क्वेश्चन करो, उसको छोड़ो, अगला एग्जाम्पल आप करके बताइए, इसी टाइप का दे देता हूँ, चलिए फैक्टोरियल वाला एक और कर लीजिए। एक्सन एक सीक्वेंस हम डिफाइन करते हैं, 2n फैक्टोरियल अपान ये कटेगा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग थोड़ा प्रोसेस, n फैक्टोरियल अपान, चलो सिंपल 3 पावर n, इसका ही कर लीजिए n मिला, अब ये तो हो जाएगा, करिए, ये सही एकदम निकाल के बताओ क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक, क्या है।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अच्छा अच्छा, सबका आया भाई? हम्म, जी सर। सब लोग का आ रहा? जी। यस सर। तो बहुत इजी है, देखो इतना है, एक्सएन प्लस वन अपान एक्सएन तुरंत निकालेंगे तो ये आपको दिख जाएगा क्या, एन प्लस वन का फैक्टोरियल, इसके साथ 3 पावर n आ जाएगा, 3 पावर n अपान n फैक्टोरियल और 3 की पावर n+1, सही लिखा है, यही आ रहा है, n+1/3, ये आ रहा था कि नहीं? यस सर। आ रहा था सर। n1 रखेंगे तो 2/3, एक से छोटा है कि नहीं है? यही रिलेशन आ रहा है, कुछ और आ रहा था? यही आ यही रहा आ रहा है सर। n1 रखेंगे तो 2/3, एक से छोटा होगा, 2 रखोगे तो कितना आएगा? 1। 3/3 1 आ जाएगा, 4 रखो, 3 टर्म रखा करो बस, एक से बड़ा आने लगेगा। एक और करके देखो, एक से बड़ा आ रहा है, 2/3 एक से छोटा आ रहा है और 2 पे 1 आ रहा है। फिर एक और टर्म रखिए, 5/3 एक से बड़ा रहेगा। कुछ टर्म जो है यहाँ पे एक से छोटा एक भी आया है और एक यहीं पे बड़ा भी आ रहा है, तो ये तो लग रहा है इंक्रीज डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, यानी फिक्स करना पड़ेगा कहाँ से रखना है तो बता पाओ। नहीं समझे? n1 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, हमको ये डिसाइड करना है ना, एक से छोटा है या बड़ा, तभी यहाँ से रिलेशन बना पाओगे। तो n1 अगर रख रहे हो तो 2/3 मिल रहा है जो एक से छोटा है यार, n अगर 1 रखने पे आ रहा है, n2 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 रखोगे तो 3/3 1 हो जा रहा है यार, तो इसका मतलब लेस आर इक्वल टू 1 हो गया। और फिर यहीं पे कह रहा है कि n3 रख लो तब, तो ये 4/3 आ रहा है, जो कि क्या हो रहा है, एक से बड़ा हो गया। n4 रखेंगे तो n3 रखा तो 4, n4 अगर 5/3 आएगा, ये भी एक से बड़ा आएगा। अगला मतलब यहाँ से n अगर 3 या 3 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग होगा, नहीं तो बता नहीं पाएंगे, कुछ भी हो रहा है, यहाँ टर्म फ्लक्चुएट कर रहा है। सर हम बोले नहीं कुछ। समझे? हाँ हाँ बोलो, प्रकट करो। सर हमको ये बस प्रूफ करना है कि एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन आर लेस देन एक्स एन होना चाहिए। तो हाँ हम अब हमको पता ही चल रहा है जब एन प्लस वन अपान थ्री आ रहा है तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हम एक्स हाँ एन प्लस वन अपान एक्स एन ग्रेटर देन जीरो लिख लेंगे और तब फिर एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन एक्स एन हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जा रहा है तो सर हम एन की वैल्यू पे क्यों देखेंगे? इंक्रीजिंग तो आ ही रहा है हाँ, ऑलवेज में, तो सर क्या। आहा, तुम्हारे कहने से सर वो थोड़ा हो वैसे भी जाएगा। बाउंडेड की कंडीशन। क्या? सर कोई भी एक्स एन सीक्वेंस प्लस वन हमेशा अपॉन इंक्रीज एक्स। डिक्रीज नहीं करती है, ये ध्यान रखो। वो कभी कभी ऐसा भी आएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग भी होगा, तो ये कोशिश ना करो कि तुमको लाना है जबरदस्ती की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये भी ऑप्शन में रहता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, जीरो कहाँ, जीरो इधर लाओगे तो रिलेशन हमको ये बनाना ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सएन, n+1 लेस आर इक्वल टू, इक्वल है या स्ट्रिक्टली है, तो ये दोनों में से कोई, यहाँ इक्वल हटा दोगे स्ट्रिक्टली लग जाएगा। ये रिलेशन कब आएगा, जब अगर हम यहाँ पे, इसलिए हम 1 बनाना चाह रहे हैं, 1 या 1 से बड़ा चेक करेंगे। एक से रिलेशन क्यों कह रहे हैं, एक से बड़ा होगा तो ये इधर चला जाएगा, एक से छोटा होगा
या बराबर जो भी होगा, तो इसमें रिलेशन ये वाले आने लगेंगे, बनने लगे, इसीलिए एक से कंपेयर कर रहे हैं हम, एक से छोटा या एक से बड़ा। और कौन सा तरीका, टर्म लिख के देख लो, लिख के देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। n1 रखो यहाँ पे तो कितना आएगा, 1/3 आ रहा है। अगला देखो, n2 रखो तो 2/9 आ रहा है, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, तो ये 1/3 मतलब 0.33, ये वाला टर्म कितना आएगा, 20 पॉइंट बढ़ा के 0, कितना, 9 दूना 18, 0.2 आ रहा है। कम हो गया कि नहीं हो गया अभी, कैसे बोल सकते हो इंक्रीजिंग है, ये टर्म भी तो पता चले, x1 टर्म आ रहा है, x2, ये सीक्वेंस के टर्म में निकाल लो। आया समझ में श्री प्रकाश? हाँ आ गया सर। हाँ, हवा में नहीं, 0 ग्रेटर देन कर लो तो हो जाएगा। सही है, प्रकट भावनाएं करना चाहिए, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसे भी चेक कर सकते हो, वैल्यू निकाल के भी चेक कर लो। अब 3 पे देख रहे थे, जब हम यहाँ 3 रख रहे थे, बहुत बड़ा मीनिंग है इसका, हम ऐसे थोड़ा बोल रहे हैं कि रिलेशन, ये आपको, यही तो एनालिसिस है, इस ये जो सीक्वेंस है एक तरह से एनालिसिस का पोर्शन, प्योर मैथ का है। अब जब एनालिसिस नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन पे ही अगर देखोगे, तुम इमेजिन ही कर सकते हो ना मैथ में, उसको तो कर नहीं सकते। अब जो भी एक्सपेरिमेंटल चीज होती है, डेटा, मान लो ये लाइन है तुमको, अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तुम इमेजिन करते हो, प्रैक्टिकल तो है नहीं मैथमेटिक्स, प्रैक्टिकल यहाँ नहीं है, लेकिन होता भी है इसका। अब जैसे मान लो 0 से अगर हम 1 के बीच में बात करें, तो कितने नंबर लिख पाओगे तुम, पता है? दिन भर बैठ के लिखते रहो, नहीं लिख पाओगे, और 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन लिख लो, साल भर लिखते रहो, इतनी नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे इसके बीच में। तो ऐसे एनालिसिस में, और इसमें ओपन सेट है, क्लोज, इतना अभी पॉइंट सेट थ्योरी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बहुत कुछ है इसमें, एक ही चीज पे बहुत सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। मैथमेटिशियन और वैसे जो लोग भी हैं, मतलब मैथमेटिक्स का, बहुत लोग अपना रिसर्च करते हैं एक टॉपिक पे, पता नहीं साल साल, 5-5 साल तक चलता रहता है रिसर्च। आप क्या समझते हैं ये आप, अब एप्सिलॉन पे ही बहुत सारी बहस हो जाती है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो एप्सिलॉन क्या आर्बिट्री है, क्या है, बहुत सारी चीजें, इसकी पूरी थियरी है, तुम पढ़ो ये विकिपीडिया पे, पढ़ते हो कभी? अभी टाइम नहीं है, जब आईआईटी में जाना तो पढ़ना है, एप्सिलॉन पे एप्सिलॉन डालो विकिपीडिया पे, तो उसके बारे में है, कोई भी तुम एक चीज ले लो, विकिपीडिया पे इतनी चीजें लोग डाल रखे रहते हैं कि पता नहीं कितने रिसर्च हुए, इतने पेपर मिल जाते हैं। तो हमारा कहने का सेंस ये है, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, स्पेशल टाइप का फंक्शन आ जाता है, तो आप उसमें इस तरह से निकालो, वैल्यू रख के देखो, अगर तुमको एक या एक से बड़ा मिलने लगे, लेकिन टर्म पे भी डिपेंड करे। अब यहाँ पे देख रहे हो कि हम वैसे टर्म निकाल लें 2-3 टर्म तक, एग्जाम में ऐसा कुछ टिपिकल है तो आप टर्म भी निकाल सकते हैं, अभी तो बहुत क्वेश्चन करा ना, अभी सीक्वेंस के स्टार्टिंग किया है हमने। मान लो यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 2-3 टर्म निकाल लेते हैं। n1 पे तो देख रहे थे ये आ रहा था 0.33 आ रहा, ये आ गया, 3 पे रखो तो 3 फैक्टोरियल 6/27, तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 9/2, 2/9, 2/9 मतलब लगभग सेम आने लगा ये वाले टर्म के। अगला देखो 4 पे देखो, तो 4 का फैक्टोरियल 24/81, इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है, देखो कैलकुलेटर से, कम हो रहा है क्या? So 0.2962 पॉइंट 29, 29.6 इससे बड़ा हो रहा है कम हो रहा है यार, ये कितना था, 2/9 ही था, और ये 2/9 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, देखो जरा कैलकुलेट करके। 0.22 इसके पॉइंट, 222 अच्छा 22 आ रहा है, इससे बड़ा हो रहा है ये वाला टर्म 0.29। इसका मतलब तुम देख रहे हो, ये जो हम यहाँ से डिसाइड कर पा रहे हैं ये इजीली है, इसका मतलब n1 पे ये टर्म हटाएंगे, n2 पे इक्वल आ गया, 3 से बड़े जैसे हो रहे हैं, बढ़ना शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन लिख लेंगे, इंक्रीजिंग कब होगा,
जब हमारा जो है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तब। समझे? तो ये ऐसा क्वेश्चन बन गया कि बहुत कुछ इसमें हमने डिफाइन कर दिया। ओके, तो सीक्वेंस हमने आज दो डिफिनीशन, बाउंडेड अनबाउंडेड और सीक्वेंस क्या होता है ये देखा। कल जो लेक्चर हो रहा है वो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मतलब कल वो समझना जरूरी है। उसके बाद ही क्यों कन्वर्जेंस पढ़ाएंगे, सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट कब होगी, ऑस्किलेट कब करेगी, तो कल पूरा डिफिनीशन है उसी पे बेस्ड हमें मतलब आगे प्रॉब्लम हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो कल क्लास करते हैं। ये टाइमिंग कुछ दिनों के लिए है, ज्यादा दिन नहीं। बाइन क्लास ले रहे हैं तो ये थोड़े दिन जब खत्म हो जाएगा तो फिर अपना एज यूजुअल जो टाइम चलता था 9 बजे या शाम को 7 बजे जिनकी क्लास होती है वो वही रहेगा। अभी थोड़े दिन है, मैनेज करो। ठीक है, ओके, चलिए। तो कुछ पूछना तो नहीं, अभी जो पढ़ाया है एक बार देख लीजिए, रिकॉल कर सकते हैं आप, पूछना हो तो पूछ लीजिए।